हम भीख मांग रहे हैं क्या? हम भीख मांग रहे हैं क्या? नहीं, नॉट इन मेरिट वाले की बात कर। हाँ, नॉट इन मेरिट कैसे नियोजन में शामिल हो जाएगा? सीट बढ़ा के उसको शामिल करना है नॉट इन मेरिट वाले को। गर्दा हो जाएगा, गर्दा हिला देंगे धरती को हम लोग घंटा मूल्य है क्या? 30,675 से एक अभ्यर्थी अगर शामिल हो गया आगे की प्रक्रिया में, धुआं उड़ा देंगे पटना में। बिहार में एसटीईटी कैंडिडेट्स जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि वजह क्या है। वजह दो बड़ी बड़ी वजह है, एक है मेरिट लिस्ट में होना और एक है मेरिट लिस्ट में न होना। सरकार की एक ऐसी नाकामी उजागर हुई जिसके बाद जो अभ्यर्थी हैं वह दो भाग में बट गए। उसके बाद सियासत भी शुरू हुआ और इसको लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सियासी लोग सियासी रोटी सेक रहे हैं और अभ्यर्थी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। एसटीईटी का मामला पूरा गरमाया हुआ है और ऐसे में हमारे साथ इस वक्त इसी मुद्दे पर जो मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं उनका पक्ष लेकर बैठे हैं मिस्टर अनिल कुमार, जो कि एनआईटी से पास आउट भी हैं और एसटीईटी पास किए हैं और यह मेरिट लिस्ट में भी शामिल है। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर विवाद किस बात का है। शिक्षा मंत्री ने तो स्पष्ट कर दिया है कि नौकरी तो सबको होगी, नियोजन में वो भाग लेंगे। अनिल जी, सबसे पहले मैं NBC 24 को तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात को रखने के लिए। कैसे नौकरी दे देंगे वो सबको? अगर रिक्ति 30,000 है, रिक्ति अगर 37,000 है, 37,445 है, आप 80,000 को भेज देंगे तो कैसे सबको नौकरी दे देंगे? ये बरगलाने की चीज़ है। आप नौकरी सबको नहीं दे सकते हैं महोदय। मामला यहाँ जुड़ा हुआ है विज्ञापन से। 2019 साल था, शिक्षक भर्ती का परीक्षा निकाला गया था, उसका नाम था स्टेट 2019। उसमें उस विज्ञापन में आप पढ़ेंगे, मैं आपको कॉपी आज दूंगा, उस विज्ञापन में स्पष्ट रूप से चयन की प्रक्रिया वर्णित है। हमने उस चयन की प्रक्रिया के आधार पर न फॉर्म भरा था, हमने उस पर चयन की प्रक्रिया के आधार पर न फॉर्म भरा था। 500 रुपये दिए थे, हमने उसको मान करके ना जिंदगी के बेहतरीन 2.5-3 साल खर्च कर दिए। हमने उसको मान करके ना जिंदगी दाव पे लगा करके उस कोरोना काल में महोदय जब प्रतिदिन 1 लाख केसे जा रहे थे, हमने 400 किलोमीटर दूर जाके परीक्षा दिया। आप उस विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ कैसे कर सकते हैं? हम 4 बार परीक्षा दिए महोदय, जूता मोजा खोल करके परीक्षा दिए। खैर ये सरकार की बात है, किसी परीक्षा में चीटिंग हो गई, धांधली हो गई, सरकार 4 बार परीक्षा लेती है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेना भी चाहिए। धांधली अगर हो जाती है और सरकार लेती है, इसका समर्थन होना चाहिए और मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन जैसे ही 21 जून को माननीय आनंद किशोर जी जब रिजल्ट घोषित करते हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बात कहा कि 12 मार्च को जो रिजल्ट घोषित किया गया था, वीडियो है उसका, मैं वीडियो भी आपको दूंगा। 12 मार्च को जो रिजल्ट घोषित किया गया था, उस दिन सभी मिनिमम कट ऑफ पार किए हुए अभ्यर्थियों की सूची थी और आज विज्ञापन के अनुसार मेरिट बनाया जा रहा है और आज के दिन मेरिट में कुल मिलाकर के 30,675 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। मिनिमम कट ऑफ पार किए लगभग 80,000 लोग, लेकिन उनमें से 30,675 लोग मेरिट में आ गए। स्पष्ट रूप से आनंद किशोर जी ने इस बात को कहा। उस दिन का वीडियो कॉन्फ्रेंस है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, शायद आपके लेकिन अनिल जी, कहीं ना कहीं जो नॉन मेरिट वाले हैं, नॉन मेरिट वाले क्या करें? उन्होंने तो ये कहा है कि शिक्षा मंत्री ने तो स्पष्ट कह दिया था, या फिर उस वक्त भी आनंद किशोर ने 12 मार्च का जो रिजल्ट जारी हुआ था तो उसमें उन्होंने कहा था कि जितने लोग पास हुए यानी 24,599 जो अभ्यर्थी थे जो सफल हुए थे उनकी नौकरी पक्की है। एकदम कहा था, है ना? मैं इसका समर्थन करता हूं। फिर ये जो बार बार जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो उसमें ये बातें कही जा रही है कि सिर्फ मेरिटधारी नॉन मेरिट वाले कहाँ जाएंगे? वो भी तो क्वालिफाइड है, उन्हें किस आधार पर समर्थन करता हूं आपके विचार का और वो नॉट मेरिट वाले। ये मेरा विचार नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूं 12 मार्च जब रिजल्ट घोषित किया गया था तो वास्तव में उस दिन शिक्षा मंत्री जी ने, आनंद किशोर जी ने कहा था कि आज 24,599 अभ्यर्थियों की 12 विषय के 24,599 अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की हो गई लगभग। तो ये हम कहां उससे अलग जा रहा है? लेकिन आप 24,000 में नहीं आए ना, आप 24,599 में नहीं आए ना। हाँ, शिक्षा मंत्री जी को इस बात की जानकारी देनी चाहिए थी कि ये 24,599 जो हैं, ये मिनिमम कट ऑफ पार किए हुए सभी अभ्यर्थियों को मिलाने के बाद 24,599 की मेरिट लगाई जाएगी, विषयवार, कोटिवार और रिक्ति के बराबर, और उसके बाद
नौकरी दी जाएगी, लेकिन सभी को नहीं। तो ये शिक्षा मंत्री ने गलती की तो सजा शिक्षा मंत्री जी को नहीं मिलना चाहिए, हमको कैसे मिलना चाहिए? अगर ये मामला हाई कोर्ट में जाएगा, मैं हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय को जब कहूंगा कि महोदय मैंने क्या गलती शिक्षा मंत्री जी, बर्खास्त करिए उनको। गलती बिहार बोर्ड के चेयरमैन पक्ष जो है कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री को दोषी ठहरा रहे हैं, शिक्षा मंत्री को दोषी ठहरा रहे हैं। एसटीईटी नॉन मेरिट वाले तो ये आरोप लगा रहे हैं कि बैकडोर से लोगों की एंट्री कराई गई है। अच्छा ठीक है, बैकडोर से अगर महोदय एंट्री अगर हुई है तो अगर सबसे पहला बात, अगर बैकडोर से एंट्री अगर होती तो क्या सरकार हमारे खिलाफ में काम करती? सरकार पर ही आरोप है। सरकार शिक्षा मंत्री ने पैसा लेकर शिक्षा मंत्री ने अगर पैसा लेकर के हमसे अगर अंदर किया होता तो सरकार ने हमारे खिलाफ कोड़ा चलाता। 26 जून का जो कोड़ा चला वो मेरे खिलाफ था। हम तो हमारी तो नौकरी मिली हुई थी, हमारी मिली हुई नौकरी को छीन ली गई। तो अगर सरकार से मिला हुआ रहता, अगर मैं घूस दिया होता तो क्या 26 जून का लेटर निकलता? 26 जून का लेटर निकलने का मतलब है कि हम घूस पैरवी से नहीं आए हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम घूस पैरवी का कभी समर्थन नहीं करते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। आप जांच कराओ और सबसे पहले जांच मेरी कराओ, मेरे ऊपर कराओ जांच, बिल्कुल। और जो भी भ्रष्टाचारी है उसको निकाल कर फेंकना चाहिए 30,675 में से, और उन अधिकारियों को बर्खास्त कर देना चाहिए जो इसमें संलिप्त हैं। मैं भ्रष्टाचार का समर्थक नहीं हूं, मैं समर्थक संविधान का हूं, मैं समर्थक विज्ञापन का हूं और कट्टर समर्थक हूं और रत्ती भर नहीं हटने वाला हूं। जान की बाजी लगा दूंगा। उस विज्ञापन में ऐसा क्या था जिस विज्ञापन पे आप डटे हुए हैं? विज्ञापन में क्या था? विज्ञापन में जो कुछ भी था, सरकार को उस विज्ञापन में परिवर्तन करने के लिए 26 जून का लेटर निकालना पड़ा। आखिर कुछ तो था मेरे पक्ष में जिसको कट करने के लिए 26 जून का लेटर निकालना पड़ा। उसमें यह था कि जितना सीट रहेगा, जितनी रिक्ति रहेगी, उतना ही रिजल्ट देना है। आपको 30,675 रिक्ति है तो 30,675 रिजल्ट देना है। आप 80,000 नहीं दे देंगे। 80,000 अगर दे देंगे तो 80,000 लोग नियोजन इकाई में जाएंगे, तो वहां फिर एकेडमिक मार्क्स पे बहाली होगी। तो महोदय बताइए, बड़े बड़े संस्थान में, पटना यूनिवर्सिटी में, डीयू में, बीएचयू में, जेएनयू में, आईआईटी में, एनआईटी में तो पढ़ करके चीटिंग नहीं चलते, नहीं ईमानदारी से पढ़ाई करते। और इस देश में कई ऐसे फर्जी संस्थान चल रहे हैं जिसमें 1 लाख रुपया दीजिए, आपको आधे घंटे 1 घंटे में 95% की डिग्रियां मिल जाएगी। तो सारे फर्जीधारी फिर भर्ती हो जाएंगे ना एकेडमिक बेसिस पे। तो फिर विज्ञापन का पालन कैसे होगा? दूसरी बात, एक बात और आपको मैं बता दूं महोदय कि एनसीईटी के गाइडलाइंस का कोई उल्लंघन नहीं है। राजस्थान में, देश के सभी राज्यों में इस टेस्टेड 2019 के तरह ही विज्ञापन पे आधारित भर्तियां होती हैं। तो एनसीईटी का उल्लंघन कैसे होगा? यहाँ तक कि जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में जब भर्ती होता है वो भी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे होता है। फिर कैसे एनसीईटी का उल्लंघन है? क्या केंद्रीय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय इंग्लैंड में है? जी, इस तरीके की जो बातें आपने विज्ञापन को लेकर कहा है, इस पर जो एसटीईटी नॉन मेरिट वाले हैं वो सवाल ये उठाते हैं कि जो पहली बार जो रिजल्ट आया था, जो पहला फेज में जो रिजल्ट आया था 24,599 का, उसमें लगभग उतने लोगों का ही रिजल्ट आया था जितना सीट था। तो फिर उसमें फिर मेरिट तो लाने की जरूरत थी नहीं, जो बाद में उन्हें मेरिट में नॉन मेरिट कर दिया गया। तो ऐसे जो इस बात को स्पष्ट रूप से आनंद किशोर जी ने बोल दिया है 21 जून को कि 12 मार्च को जो इसको ध्यान से सुना जाए, कोट किया जाए, 21 जून को जो रिजल्ट निकला था उसमें आनंद किशोर जी ने स्पष्ट रूप से ये बोला था कि आज जो 12 मार्च को जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट में सभी मिनिमम कट ऑफ पार किए हुए अभ्यर्थियों की सूची थी। उसका संख्या उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन आज जो रिजल्ट निकल रहा है ये विज्ञापन के अनुसार कोटिवार विषयवार रिक्ति के बराबर रिजल्ट घोषित किया जा रहा है और उसकी संख्या उन्होंने बताई 30,675। तो उन्होंने स्पष्ट इस बात को किया है। भ्रष्टाचार की बात महोदय मैं स्वीकार करता हूं, अगर भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। अनिल इसका सबसे बड़ा समर्थक है और सबसे पहले जांच मेरे ऊपर करो, मेरे ऊपर जांच करो। नहीं करेंगे आप जांच। आप क्या करेंगे? आप विज्ञापन को बदलेंगे। विज्ञापन के बदलने से भ्रष्टाचार मिट जाएगा। मैं आपको हकीकत बता दे रहा हूं भ्रष्टाचार कहां हुआ है। भ्रष्टाचार देखिए, 21 जून को जब रिजल्ट निकला तो सबसे बिहार के इतिहास के सबसे विद्वान शिक्षकों की टोली 30,675 लोग उसमें चयनित हो गए। आप उनके प्रोफाइल पढ़ेंगे, कोई डीयू से पढ़ा हुआ है, कोई जेएनयू से पढ़ा हुआ है, कोई आईआईटी से पढ़ा हुआ है, कोई बीएचयू से पढ़ा हुआ है, कोई एनआईटी से पढ़ा हुआ है,
कोई HCL में जॉब करता है, सेंचर में जॉब करता है, TCS, विप्रो, IBM में जॉब करता है महोदय, कोई संत माइकल से लेकर के डॉन बॉस्को और जेवियर में पढ़ाता है महोदय, कोई सेंट्रल महिंद्रा कोचिंग बैंकर्स अड्डा SS अड्डा में पढ़ाता है। मैं खुद HCL में काम किया हूँ। मेरे जैसे प्रोफेशनल लोग, NIT के लोग कभी बिहार सरकार में नौकरी आज तक किया है? नहीं किया है। लेकिन इस बार 30,675 में हाई प्रोफाइल, हाईली प्रोफेशनल लोग इसमें आ रहे हैं। तो बिहार के इतिहास में सबसे विद्वान शिक्षकों की टोली है जो इस बार बिहार सरकार को ज्वाइन करने के लिए उत्सुक है। हम पैसे के लिए नहीं जा रहे हैं, पैसे के लिए नहीं जा रहे हैं, पैसा तो हम यहाँ कमा ही रहे हैं। हम जा रहे हैं, हमारी सेवा का भावना है कि बिहार के गरीब बच्चों को पढ़ाना और बिहार को देश का नंबर 1 राज्य अगर बनाना होगा तो पढ़े लिखे शिक्षकों से पढ़ाना होगा। एक तो पहले ही 1 लाख निरक्षर शिक्षकों की भर्ती कर दी गई है। सब आप ही पत्रकार बंधु इसका पोल खोलते रहते हैं महीना 2 महीना पर। किसी शिक्षक को संडे के स्पेलिंग नहीं आता, किसी को बिहार का मुख्यमंत्री का नाम नहीं आता, किसी का भारत के प्रधानमंत्री का नाम नहीं आता। ऐसा रोज पोल खुलता है। नीतीश कुमार जी की सरकार ने जो बहालियां की थी और फिर आप उसी रास्ते पे चल चुके हैं। लेकिन वो बहाली तो इसलिए थोड़ा सा चल सकता है क्योंकि वो एलिमेंट्री एजुकेशन की बात है, 1 to 8 की है। लेकिन ये एजुकेशन में एकदम नहीं चलेगा। ये 9, 10, 11, 12 में है। जब हम लोग जैसे विद्वान शिक्षक अवेलेबल है तो आप नॉट मेरिट को कैसे ले सकते हैं? मेरिट और नॉट मेरिट कभी बराबर नहीं हो सकता महोदय, और मेरिट कभी अर्थहीन नहीं हो सकता। मेरिट की पूजा हमेशा होती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कहता हूँ कि महोदय, पूरे जनता दल यूनाइटेड में माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री क्यों है? क्योंकि उनमें मेरिट है। और दूसरा कोई क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें वो मेरिट नहीं है जो माननीय मुख्यमंत्री जी में है। तो मुख्यमंत्री जी इसीलिए मुख्यमंत्री बने हुए हैं कि उनमें मेरिट है। तो मेरिट को आप पूजा क्यों नहीं करेंगे? हम मेरिटधारी लोग जो हैं हाईली प्रोफेशनल है, हाईली क्वालिफाइड है, जबरदस्त पढ़े लिखने की क्षमता है, जबरदस्त अंग्रेजी हिंदी बोलने की क्षमता है। हम लोग जैसे शिक्षक नहीं बनेंगे तो क्या आप 10-15 नंबर लाने वाले को शिक्षक बनाएंगे? आप लोग लगातार तमाम पार्टी के दरवाजे पर गए, बीजेपी के ऑफिस पे गए, मंत्री से मिलने के लिए गए, उन लोगों ने आपकी बात नहीं सुनी। उसके बाद फिर आप RJD के ऑफिस गए, तेज प्रताप यादव ने आपका समर्थन भी किया था। आगे क्या कुछ करेंगे? देखिए, हमें सभी पार्टियों के पास गया, बीजेपी के पास भी गया, जदयू के नेताओं के पास भी गया और RJD के पास भी गया। देखिए महोदय, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में पक्ष और विपक्ष 2 पहिया होता है एक सरकार का। विपक्ष अलग नहीं होता है। आप विपक्ष को सरकार में करना होगा। नेता प्रतिपक्ष जो होते हैं वो सरकार के एक अंग होते हैं। तो हम लोग तो हताशे हैं। हम लोग के साथ तो धोखा हुआ है, संविधान का हनन हुआ है, संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है। तो हम तो सबके साथ, सबके पास जाकर के हाथ जोड़ रहे हैं कि महोदय, संविधान का पालन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विज्ञापन का पालन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सबके पास जाकर के हम हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारी बात को उठाया जाए, हमारी बात को उठाया जाए और वास्तविकता से इसको दिखाया जाए दुनिया के सामने। इसलिए हम सभी नेताओं के पास जाते हैं। हमारा कोई पार्टी पॉलिटिक्स में जाना उद्देश्य नहीं है। RJD के पास जाते हैं इसका मतलब नहीं है कि हम RJD पे चले गए, बीजेपी में जाते हैं बीजेपी के चले गए, जदयू में जाते हैं जदयू के चले गए। हम किसी पार्टी के नहीं है। कोई जो नेता है, चाहे जो कोई भी पक्ष हो, हम तो सरकार पक्ष है, हम सरकार के पक्ष है। आप तो खैर पत्रकार के पास आएंगे, वो अलग चीज है। आप सरकार पक्ष के पास भी जाते हैं, विपक्ष के पास भी जाते हैं, पार्टी को भूल जाते हैं। लेकिन आपको समर्थन क्या, आपको बीजेपी के नेता या फिर जो मंत्री हैं उन्होंने इस पर सांत्वना दी? उन्होंने कहा कि हाँ आपके हिसाब से काम होगा, या अभी भी वो मतलब सांत्वना दिया है? कई जदयू के नेता हैं जिन्होंने कोई रिस्पांस नहीं लिया, लेकिन कई जदयू के नेता लोग हैं जो रिस्पांस जिन्होंने लिया है। कई बीजेपी के भी नेता लोग हैं जो रिस्पांस नहीं लिए, कई लिए भी हैं। RJD के भी लोगों ने कई नहीं भी लिया है, कई लोग लिया है। तो लिया है, लोगों ने रिस्पांस लिया है। अगर नहीं लेता तो फिर हम कैसे ऐसे चल? सरकार पक्ष की तरफ से बात यहाँ नेता की न करें, सरकार पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा गया आपको? सरकार पक्ष की तरफ से कहा गया है, कुछ ऐसे है जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, वो उनके द्वारा बोला गया है कि मैं आपके विचार को मुख्यमंत्री जी के पास से पहुंचा दूंगा। मैं दावा नहीं करता कि आपके काम को मैं करवा दूंगा, लेकिन आपके विचार को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जरूर पहुंचा दूंगा। और मैंने सभी माननीय नेताओं से मैं बस यही उम्मीद हूँ कि माननीय मेरे बात को मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती है कि महोदय, मेरे विचार को सुना जाए, नहीं तो संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। दुनिया के इतिहास में जहां जहां संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है वहां वहां आतंकवाद और उग्रवाद बढ़ा है। चाहे आप अफगानिस्तान का उदाहरण लें, सीरिया का उदाहरण लें, लीबिया, सूडान, माली का उदाहरण लें, जहां जहां संविधान की अवहेलना हुई है वहां वहां उग्रवाद और आतंकवाद बढ़ा है। हम दर्द से मरे हुए लोग हैं, हम जाएं तो कहां जाएं? हमारे पास कोई विकल्प नहीं है महोदय, कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हमारा सम्मान किया जाए, हमारे विज्ञापन का सम्मान किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं नम्र निवेदन करता हूं
कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर बताइए आपकी क्या साख बचेगी अगर इस बात को पूरे देश में बता दिया जाएगा कि एक सरकारी नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू कहते हैं, सुशासन बाबू के राज्य में एक ऐसा विज्ञापन निकलता है जिस विज्ञापन के आधार पर परीक्षा होता है, फॉर्म भराया जाता है और रिजल्ट के बाद विज्ञापन को खत्म कर दिया जाता है, उसकी चयन प्रक्रिया को टेम्पर्ड कर दिया जाता है। तो बताइए सुशासन बाबू आपकी क्या इमेज रह जाएगी? आपकी इमेज की हानि होगी, बिहार की इमेज की हानि होगी। हम नहीं चाहते कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इमेज का हानि हो, हम नहीं चाहते ऐसा। इसीलिए इस संवैधानिक संकट को बचाने की घड़ी है ये। और सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि इसे बचाया जाए। चलिए, धन्यवाद अनिल जी। तो एसटीटी मामले को लेकर जिस तरीके से तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, एक बात और करना यह था कि जो नॉट इन मेरिट वाले मेरे भाई हैं, वो मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाते हैं भ्रष्टाचार का, मैं तो खुला समर्थन करता हूं कि भ्रष्टाचार का जांच हो। लेकिन नॉट इन मेरिट वाले भाई, तुम जरा बताना, क्या तुम इस बात की जांच की गवाही देते हो? बोलो, तुम्हारे दिल पे हाथ रख के बोलो कि जांच की तुम तैयार हो, लेकिन विज्ञापन का पालन होना चाहिए। पहली बात, तुम तो अपने ही मांग से पलट गए। 22, 23, 24 जून को जो तूने आंदोलन किया था, तूने जो हाई कोर्ट में केस किया, तूने जो 29 जून को आंदोलन किया, तुम तो अपने मांग से पलट गए। उस समय तेरी मांग क्या थी कि हम 24,599 में हैं, इसलिए हमारी नौकरी दी जाए। लेकिन बाद में उनको पता चला कि वास्तविकता क्या है, हम 24,599 में नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि नहीं, सर्टिफिकेट 80,000 को जारी कर दिया जाए, नियोजन इकाई में भेज दिया जाए। और नियोजन इकाई में क्या होता है महोदय? घपला होता है, वहाँ पैसे की लेन देन होती है। क्यों कम मार्क्स वाले का हो जाता है, अधिक मार्क्स वाले का नहीं होता है? कौन नहीं जानता इसको? कौन नहीं जानता? अब अगर विज्ञापन में लिखा होता कि हम नियोजन इकाई में जाएंगे, हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने विज्ञापन निकाला था, उसमें स्पष्ट रूप से चयन की प्रक्रिया का वर्णन किया था। आप उसको कैसे पलट सकते हैं? आप नहीं पलट सकते। और मेरे भाइयों नॉट इन मेरिट वालों, मैं इल्जाम आप पर लगाता हूं कि शिक्षा विभाग में महोदय माफिया का एक नेक्सस काम कर रहा है। और उस नेक्सस क्या किया है? नेक्सस ने यह किया है कि पैसे की लेन देन कर करके नॉट इन मेरिट वाले से यहाँ तक कर दिया कि पॉलिसी में परिवर्तन करवा दिया। मेरिट वाले तो बोल रहे हैं कि आप लोगों ने अगर पैसा दिया होता महोदय, तो हम लोगों पर कोड़ा चलता है। मेरे ऊपर तो सरकार का कोड़ा चला है। अरे कोड़ा तो, पैसा तो उन लोगों ने लेन देन किया है, और पैसा लेन देन करके पूरे पॉलिसी को किसने लिया ये पैसा? ये हम नाम नहीं ले सकते, किसी पर व्यक्तिगत मेरा आरोप नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं लिए। अच्छा, नहीं लिए। वो मेरे पिता तुल्य हैं, मेरा उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है। और आनंद किशोर जी पर मैं इल्जाम नहीं लगाता। ये दोनों तो क्या शिक्षा मंत्री इसमें पूरी तरीके से? शिक्षा मंत्री तो चूंकि सुबह में क्या बोलते हैं, दोपहर में क्या बोलते हैं, शाम को क्या बयान पर तो पूरा विवाद है। तो उनके बयान पे तो है। हाँ, शुरुआत उन्होंने ही कह दी, उसके बाद फिर जब आप लोगों ने सवाल उठाया या फिर उन लोगों ने भी सवाल उठाया, तो फिर उस वक्त भी कहा कि नहीं, आप लोग भी नियोजन में शामिल हो सकते हैं। कैसे नियोजन में हम शामिल हो सकते हैं? हम भीख मांग रहे हैं क्या? हम भीख मांग रहे हैं क्या? नहीं, नॉट इन मेरिट वाले की बात कर। हाँ, नॉट इन मेरिट कैसे नियोजन में शामिल हो जाएगा? सीट बढ़ा के उसको शामिल करना है नॉट इन मेरिट वाले को। गर्दा उड़ जाएगा, गर्दा हिला देंगे धरती को। हम लोग भंटा मूली हैं क्या? 30,675 से एक अभ्यर्थी अगर शामिल हो गया आगे की प्रक्रिया में, धुआं उड़ा देंगे पटना में। तो फिर क्या होगा? आने वाले वक्त में नियोजन में शामिल होंगे, देख लीजिएगा क्या होगा। संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। यही तो मैं बात कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ तो क्या, बहुत नरम आवाज में बहुत गर्म बात बोल रहा हूँ। संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। इसीलिए सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय आनंद किशोर जी, सबों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप विज्ञापन का पालन करवाएं। अगर विज्ञापन का पालन नहीं हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री की तो साख गिरेगी ही, साथ साथ राज्य की साख गिरेगी। और देश में सभी राज्यों में स्टेट इसी आधार पे होते हैं। हमें एलिजिबिलिटी टेस्ट बताया जाता है। एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्या लिखा हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है। नाम से केवल प्रधानता होती है क्या? किसी आदमी का नाम अगर बढ़िया रहेगा, पूरा बढ़िया रहेगा, जिसका नाम मतलब सूरज चांद तारा होता, क्या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाएगा? तो नाम से नहीं होता, उसके अंदर में क्या गुण है इस पे होता है। आपने विज्ञापन का नाम जो रखा, लेकिन अंदर में क्या लिखा चयन की प्रक्रिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और हमारे पास 50 पन्नों का सबूत है, पेश करेंगे ना कोर्ट में, 1 मिनट में चारों खाने चित कर देंगे। चलिए, तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि एसटीटी मेरिट धारी और नॉन मेरिट धारी क्या कुछ करते हैं, क्योंकि मामला भी शांत होने का तो नाम नहीं ले रहा। बट रहे NBC 24 के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।